वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। मुइन अलफलसफा का मुताला जारी रखते हैं। यहाँ पर रुके थे पिछली बार। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। तो शुरू में ये लफ्ज़ मुफीद और हकीकी इल्म के माने में मुस्तअमल था। जैसे मैंने पिछली बार अर्ज़ किया, ये नहीं, इस वक्त ये वादे नहीं है कि शुरू से मुराद वो इस्लामी तारीख़ पे बात कर रहे हैं या शुरुआत से यानी किस दौर की बात कर रहे हैं। फिर इल्म इलाही, तो इस पे कुछ हमने फिर इल्म इलाही यानी इल्म वही के मुकाबले में यानी गौर व फ़िक्र के ज़रिए, गौर व फ़िक्र से मुराद ये है कि अक़्ल महज़ के ज़रिए हकीकत तक पहुँचना। अब ये लफ्ज़ जो है आजकल यानी मुतअद्दिद मानों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी वादे नहीं है कि अब कहाँ, यानी उर्दू ज़ुबान में या उलूम इस्लामिया में, या लग ऐसा रहा है कि यानी उर्दू ज़ुबान की बात कर रहे हैं, या उमूमी तौर पे किसी शख्स या जमात का अक़ीदा और नुक्ता नज़र। ठीक है, जैसे डार्विन का फ़लसफ़ा, स्टालिन का फ़लसफ़ा। किसी चीज़ की हकीकत जानने के लिए मंतकी अंदाज में गुफ्तगू करना। अब तारीफ़ में जो है एक ऐसा लफ्ज़ आ गया जिसकी ख़ुद तारीफ़ की ज़रूरत है। तो ये किसी चीज़ की हकीकत जानने के लिए मंतकी अंदाज में गुफ्तगू करना, तो गैर मंतकी अंदाज में अब ये कुछ वादे नहीं है। किसी चीज़ की हकीकत जानने के लिए मंतकी अंदाज में किसी भी फ़न को मुनज़्ज़म शक्ल में और अक़ली अंदाज में पेश करना। ठीक है, मुनज़्ज़म शक्ल में, लेकिन अक़ली अंदाज में पेश करना, फिर ये अक़ली की तारीफ़ यहाँ ज़रूरत है। तो इबहाम है। बहरहाल ये इस वक्त वो उमूमी हमें एक तसव्वुर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कोई ये एतराज़न नहीं कह रहा, लेकिन ये कि इसी तरह पढ़ना चाहिए किताब को। यानी सवालात, मंतिक, अखलाक, जमालियात और मावराए तबियत उलूम को भी फ़लसफ़ा कहा जाता है। तो मंतिक तो इस पे बहस है, फ़लसफ़ी इस पे मुत्तफ़िक नहीं है। कहते हैं, कोई कहता है मंतिक जो है आला है, कोई कहते हैं मंतिक फ़लसफ़े का हिस्सा है। जी, अखलाक जो है फ़लसफ़े का हिस्सा है, जमालियात भी है, और मावराए तबियत यानी मेटाफिज़िक्स जिसको कहते हैं, या माबाद तबियत, वो तो इसी को फ़लसफ़ा ऊला भी कहते हैं, इसी को थियोलॉजी भी कहते हैं अरस्तू के यहाँ। ये जो है फ़लसफ़े की अहम तरीन शाख है। मनक़ूलात की वजूह अक़लिया बयान करने को भी फ़लसफ़ा कहा जाता है। यानी मनक़ूलात से मुराद उनकी अहकाम शरिया की अक़ली वजूहात बना। ठीक है, हिकमत कहते हैं ज़्यादातर, हिकमत फ़लसफ़े भी कह सकते हैं। शाह वली साहब को हकीमुल इस्लाम इसी मानों में कहा जाता है। ग़ज़ अब लफ्ज़ फ़लसफ़ा हिकमत यूनान के लिए ख़ास नहीं रहा। अलबत्ता जब मुतलक बोला जाता है तो हिकमत यूनान ही मुराद होती है। अब ये इस पे मुनहसर है कि मुतलक कहाँ बोला जाता है। यानी उलूम इस्लामिया में हो सकता है उससे मुराद यूनान लेते हैं, लेकिन उमूमन मतलब आजकल फ़लसफ़े से मुराद, हम फ़लसफ़ा बोलते हैं तो उससे मुराद यानी उमूमन जैसे मग़रिबी फ़लसफ़ा होता है, और यूनानी फ़लसफ़ा मग़रिबी फ़लसफ़े का हिस्सा एक रह गया है। तो हिकमत यूनान की इस वक्त, बहरहाल ये तो ला मुशाहदा फिल इस्तिलाह, ये तो इस्तिलाहात हैं, लेकिन मैं आई एम थिंकिंग अलाउड, ये नहीं जिसको कहते हैं फ़लसफ़ी अंग्रेज़ी लफ्ज़ है फ़िलॉसफ़ी, इसमें कोई शक नहीं है, और फ़लसफ़े के माने में। तो अंग्रेज़ी लफ्ज़ जिक्र कर दिया फ़िलॉसफ़ी, तो देखते हैं अंग्रेज़ी लुग़ात में और फिर उर्दू लुग़त में भी देखते हैं इसका मतलब क्या है, और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अंग्रेज़ी ज़ुबान में लग़वी एतबार से फ़लसफ़ा जो है, मसलन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, उसमें लिखा है कि अक़ल को इस्तेमाल करना, एक मतलब अक़ल को इस्तेमाल करना
the use of reason, عقل کو استعمال کرنا in understanding, ان چیزوں کے سمجھنے کے لیے. پھر مثال دی ہے فطرت یا حقیقت دنیا اور وجود کیا ہے، علم اور اس کی حدود کیا ہیں، اخلاقیات کے اصول کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو عقل کو استعمال کرنا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اب یہ واضح نہیں ہے کہ عقل کے علاوہ آپ اور کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال عقل کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ دنیا اور اس کی حقیقت اور وجود اور اس کی حقیقت اور علم اور اس کی حدود اور اخلاقیات اور اس کے اصولوں پر بات کرتے ہیں، تو یہ ایک معنی ہے جن معنوں میں انگریزی میں جو ہے لفظ فلسفہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کی مثال دی ہے مثلا رینے ڈیکارڈ از ریگارڈڈ ایز دا فاؤنڈر آف ماڈرن فلسفی. دوسرا معنی یہ ہے کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے دا فلسفی آف سم تھنگ، کسی چیز کا فلسفہ، فلسفی آف سم تھنگ. تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نظریات، خیالات جن کا تعلق کسی خاص موضوع کو سمجھنے کے لیے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں فلسفی آف ایجوکیشن، فلسفی آف ریلیجن، فلسفی آف سائنس. فلسفی آف ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریات اور خیالات جو تعلیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، ان کے مجموعے کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے. اور تیسرا معنی جو انگریزی زبان میں فلسفے کا ہے، مخصوص عقائد، آدرشوں اور اصولوں کو بھی فلسفہ کہتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ یہاں مثال دی ہے اینشینٹ فلسفی آف اسٹوئسزم، رواقیوں کا فلسفہ، یعنی ان کی کیا عقائد تھے، ان کی کیا اقدار تھیں، ان کے کیا اصول تھے. اور حضرت نے جو ہے یہاں اسٹالن کی مثال دی، تو وہ اسٹالن کا فلسفہ بھی ان معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں. فلسفہ اس طریقے کو بھی کہتے ہیں انگریزی زبان میں طریقہ جس کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے زندگی اور زندگی کو کیسا برتا جائے، کسی بھی شخص کا جو ہے مخصوص طریقہ، اس کو بھی فلسفہ کہتے ہیں. مثلا اس میں مثال دی ہے live now pay later that's my philosophy of life، یہ میری زندگی کے بارے میں میرا نظریہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چند استعمالات جو ہیں یہاں یہ لغوی اعتبار سے ہم نے دیکھے انگریزی زبان. آپ اردو کی میں بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. فلسفہ کہہ رہے ہیں پہلی تعریف یہ جو ہے پاکستانی جو حکومت کی ڈکشنری ہے اس سے میں دیکھ رہا ہوں، کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا ڈائریکٹ. وہ علم جو اشیاء کی ماہیت
یہ پہلی تعریف ہے، وہ علم جو اشیاء کی ماہیت و حقیقت اور ان کے وجود کے اسباب و علل پر بحث کرتا ہے۔ وہ علم جو اشیاء کی ماہیت و حقیقت اور ان کے وجود کے اسباب و علل پر بحث کرتا ہے۔ اس کو علم حکمت بھی کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے 1845 کی کوئی کتاب ہے احوال الانبیاء، اس میں فنون فلسفہ سفستہ سے نہایت وحشت ہے۔ اور پھر شبلی نعمانی کے علم الکلام سے مثال دی ہے، علم الکلام وہ تھا جو فلسفے کے مقابلے کے لیے ایجاد ہوا۔ اور پھر تیسری مثال دی ہے ایک کتاب 1983 کی بے سمت مسافر، نفسیات ہو یا تاریخ عمرانیات ہو یا فلسفہ، کوئی بھی مضمون مسئلے سلجھاتا نہیں سمجھاتا ہے، مسئلے سلجھاتا نہیں سمجھاتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال تو پہلا مطلب ہے وہ علم جو اشیاء کی ماہیت و حقیقت اور ان کے وجود کے اسباب و علل پر بحث کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہیے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علم جو اشیاء کی ماہیت اور حقیقت اور ان کے وجود کے اسباب و علل پر بحث کرتا ہے۔ یہ بہت عمومی تعریف ہے، یعنی یہ انٹالوجی پہ بھی، یعنی وجودیات پہ بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال دوسرا انہوں نے جو معنی لکھا ہے اردو زبان میں فلسفے کا، وہ حقیقت ہے۔ فلسفہ، میں ان چیزوں سے فلسفے سے واقف نہیں، یعنی یہ مذاکرات نیاز میں سے 1924 کی کوئی کتاب ہے، یعنی ان چیزوں کے فلسفے سے واقف نہیں ہے، ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں۔ اور پھر شعر لکھا ہے یہ سرمایہ تغزل میں سے 1913، میری نگاہ میں یہ فلسفہ ہے سجدے کا کہ اتصال میں آ جائیں مساجد و مسجود، اتصال میں آ جائیں ساجد و مسجود۔ تو یہ کہہ رہے ہیں میری نگاہ میں یہ فلسفہ ہے، یعنی سجدے کا، یہ حقیقت ہے سجدے کی۔ اور نمبر 3 یہ کہہ رہے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے نظریے کے بارے میں، طریقہ استدلال کے بارے میں، اور حکمت و دانائی کے بارے میں۔ اس کی 2 مثالیں دی ہیں، ایک فلسفہ نتائجیت میں تھے، مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کا ایک فلسفہ ہے، میرا خیال ہے یہ ولیم جیمز کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اور دوسرا دیا ہے مقاصد و مسائل پاکستان، اقبال کی شخصیت میں ایمان، عشق اور فلسفہ ایک جان ہو گئے ہیں۔ تو حقیقت کے بارے میں تو یہ اردو کا استعمال بھی آ گیا، تو جو حضرت نے فرمایا وہ قریباً انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی وہ عمومی جو استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہے، اور تھوڑا بہت اگر مختلف ہے تو آپ اس میں اضافہ یا کوئی ترمیم کر سکتے ہیں، ورنہ عمومی جو حضرت نے فرمایا وہ درست معلوم ہوتا ہے۔ تو دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، مطلب یہ کہ اور اب یہ لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اردو میں اور انگریزی وغیرہ میں، کسی شخص یا جماعت کا عقیدہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں ہے۔ اور اردو میں یہ اس لغت کے مطابق یہ انگریزی ہی سے آیا ہے، یہ لفظ اشتقاق میں یہ لکھا ہے انگ، فلسفی انگ انگریزی سے آیا۔ اب یہ ان کو کیسے پتہ چلا، یعنی عربی سے کیوں نہیں آیا؟ کسی شخص یا جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ازم، جیسے ڈارون کا فلسفہ، اسٹالن کا فلسفہ، کسی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے منطقی انداز میں کسی فن کو منظم شکل میں اور عقلی انداز میں پیش کرنا۔ یہ یعنی اس دوسرا اور تیسرا جو ہے مفہوم واضح ہے، لیکن یہ کہ کچھ اس میں یعنی عقلی اور منطقی خود جو ہے تشریح طلب ہے۔ منطق، اخلاق، جمالیات اور ماورائے طبیعت کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فلسفے کی شاخیں ہیں ایکچولی، منطق، اخلاق، جمالیات میں منقولات کے وجوہ بیان کرنی، یعنی تو یہ اس کے لیے زیادہ، یہ 5واں جو ہے اس میں زیادہ بہتر لفظ حکمت ہے، اور اسی لیے حضرت شاہ محدث دہلوی کو حکیم الاسلام کہتے ہیں، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت کہتے ہیں۔
गर्ज अब लफ्ज़ फ़लसफ़ा हिकमत यूनानी के लिए ख़ास नहीं रहा। अलबत्ता जब मुतलक बोला जाता है तो हिकमत, अब ये मुतलक जो बोला जाता है तो ये सियाक़ व सबाक़ से पता चलेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, यानी मेरा उमूमी तौर पे अंग्रेज़ी और उर्दू में जब मुतलक़न बोला जाए तो उससे मुराद जो है जदीद फ़लसफ़ा होता है या उमूमन मग़रबी फ़लसफ़ा। बहरहाल फ़लसफ़ी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और फ़लसफ़े के माने में है। तो यहाँ तक मतलब ये है कि कोई ऐसी तशरीह तलब बात नहीं थी, लेकिन ये कि हमने इस पर थोड़ा सा वक्त सर्फ किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब फरमाने फ़लसफ़ी फ़िलसफ़ फ़िलासफ़र फ़लसफ़े से बने, इसमें थोड़ा मतलब ये कि इसमें दिक्कत से इतनी काम नहीं ली उन्होंने, क्योंकि देखिए फ़लसफ़ी का मतलब है फ़िलासफ़र, यानी तर्जुमा है, फ़िलासफ़र का तर्जुमा है फ़लसफ़ी। तो इन मानों में फ़िलासफ़र और फ़लसफ़ी एक ही चीज़ है। और फ़िलसफ़ जो है ये अरबी ज़ुबान में है। अब तो ये कहना कि फ़लसफ़े से बने हैं, तो ये फ़िलासफ़र फ़िलासफ़ी से बना है और फ़लसफ़ी फ़लसफ़े से बना है उर्दू में, और फ़िलसफ़ फ़लसफ़े से बना है अरबी में। तो इसमें ज़रा जिसके माने हैं इल्म और हिकमत को दोस्त रखने वाला, ठीक है, उलूम अक़ली में दिलचस्पी रखने वाला, दानिशमंदी की बातों का दिलदादा और रसिया। ये तो पहले फरमा चुके हैं। फ़ायदा, अब तारीख़ी बात पे आगे। फ़िलसफ़ का लफ्ज़ सबसे पहले सुक़रात ने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। अब ये जो है ना, इसमें ये तारीख़ की बात है तो इसकी तहक़ीक़ की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सुक़रात से पहले जो है माक़बल सुक़राती फ़लसफ़ी थे, जैसे जिनको आयोनियन या वो भी यूनानी फ़लसफ़ी थे, लेकिन ये कि उनका ताल्लुक़ जो है एशिया माइनर या एशिया कूचक से था। जैसे थालीस हो गया या हेराक्लितस हो गया या पार्मेनिडीज़ हो गया, उन्होंने जो है ये सुक़रात से पहले गुज़रे हैं। तो जो हमें इल्म है उसमें यानी तहक़ीक़ तलब बात है, ये इतनी अहम बात नहीं है, लेकिन ये कि हमारे उलमा को चाहिए कि मतलब जब वो तारीख़ी बातें करते हैं, ख़ासतौर में आप उर्दू में लिख रहे हैं, तो उसकी तरह तहक़ीक़ करनी चाहिए। या अरबी किताबों में जो लिखा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि जदीद तारीख़ी तहक़ीक़ से मिलता हो। तो फ़िलसफ़ का लफ्ज़ सबसे पहले सुक़रात ने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये इस पे यानी मैंने ये तहक़ीक़ तलब है, हो सकता है सही हो लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है यूनान में, अगर यूनानी तक ही महदूद हैं, तो यूनान में सुक़रात से पहले भी बहुत फ़लसफ़ी थे जिनको माक़बल सुक़राती फ़लसफ़ी कहते हैं। और जो अफ़लातून और सुक़रात और अरस्तु का इल्म है, उन्हीं के इल्म पर मबनी है और उसी की तशरीह और ताबीर है माक़बल सुक़राती फ़लसफ़ियों की बड़ी हद तक। तो उन फ़लसफ़ियों के बारे में जो है, और उनमें सबसे पहला जो फ़लसफ़ी था उसका नाम थालीस है। तो इसमें मैं ज़रा थोड़ी किताबों की भी कह दूँ कि मतलब ये है कि अब इसमें कुछ यूनानी फ़लसफ़े की तारीख़ के बारे में बात हो रही है, तो अगर आप चाहें तो कुछ किताबें जो है अपने साथ रखें। अंग्रेज़ी में मैं नाम दूंगा, लेकिन अगर उसका उर्दू तर्जुमा मिल जाए या उसका अरबी तर्जुमा हो वो पढ़ लें, तो वो यानी हवाले के लिए अहम रहेगा तहक़ीक़ के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले मतलब ये है कि कुछ एक तो स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया है फ़िलासफ़ी का, ये जो है इंटरनेट से फ्री, यानी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी तमाम जो एंट्रीज़ हैं ये मुफ्त यानी मौजूद है इंटरनेट पे, और ये रिलायबल सोर्स है एक।
न सिर्फ ये कि जदीद फ़लसफ़े की बल्कि क़दीम फ़लसफ़े की, और मतलब ये कि इसमें कुछ इस्लामी फ़लसफ़ियों पर भी है जो, और एक और सोर्स है इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया, वो भी अच्छी है, इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी। ये दो अच्छे हवाले हैं जो ऑनलाइन मुफ्त मौजूद हैं। मसलन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी। तो अगर आप इस पे जाएं तो इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें तो यहाँ ए से आ गया। ये तसव्वुरात भी हैं, एबडक्शन जैसे एक तसव्वुर है, इस्तिक़रा के माने में इस्तेमाल होते हैं। तो इस पर अगर आप और फिर आदमियों पे भी है, जैसे एबेलार्ड जो है, पीटर एबेलार्ड जो है, एक कुरून वस्ता का ईसाई फ़लसफ़ी था। तो इसी तरह मतलब ये, और इसमें फिर आप जाएंगे एंट्री पे तो हवाले भी हैं। तो अगर अंग्रेज़ी इसको, मेरा ख़्याल है आप तर्जुमा भी इसका, अंग्रेज़ी तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा तो नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन ये कि जिन लोगों को अंग्रेज़ी आती है, अब देखें ये एबडक्शन पे बुनियादी, और फिर इसमें उसकी तारीफ़ भी है, तसव्वुरात भी। ये सबसे इंटरनेट पे जो है सबसे मुफीद हवाला है। तो यहाँ देखें डिडक्शन, इंडक्शन और एबडक्शन का फ़र्क किया है उसने। इस तरह आगे बढ़ते जाएं, इसको आप, यानी मतलब ये है कि एंट्री कंटेंट के ज़रिए, अब यहाँ जो है उसकी किताबों का हवाले फिर दिए आखिर में, वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत अच्छा हवाला है और मुफ्त भी है अल्लाह फजल से। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है ये रटलर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी भी है, लेकिन ये यानी मुफ्त नहीं है। तो ये स्टैनफोर्ड वाला काफ़ी है। उसके अलावा एक इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी भी है जो वो भी मुफ्त है। इंटरनेट वो इतना अच्छा नहीं है जितना स्टैनफोर्ड है, तो लेकिन ये कि वो आप, ये है जैसे अब सुकरात पे आपने पढ़ना है तो उनके पास सुकरात पे मज़मून है। सुकरात जैसे हजरत फरमा रहे हैं, वे चेक करेंगे कि उनका हवाला सही है कि नहीं। ये सुकरात है, इज़ वन ऑफ द फ्यू टू whom one could say has co-shaped the cultural and, तो सुकरात के बारे में, और सुकरात के बारे में हमें उसके ख़यालात, उसके बारे में हमें क्या पता है, ये सब आ गया। उसका ताल्लुक़ दूसरे लोगों से क्या है यहाँ उसकी ज़िंदगी के बारे में, और फिर उसके फ़लसफ़ा वगैरह वगैरह सारे मसाइल आ गए। तो यानी और कुछ आपको चाहिए नहीं। और दूसरे दो तारीख़ी फ़लसफ़ा जो हैं वो मैं आपको दो किताबें तारीख़ फ़लसफ़ा की उसका मशवरा दूंगा कि आप उनको हासिल कर लें, उर्दू में या अंग्रेज़ी में, या अगर है और या अरबी में, वो भी अच्छे हवाले हैं। एक तो है जिसको कहते हैं, ये दोनों ईसाई हैं। एक तो मतलब ये है कि ईसाई दोनों यानी ईसाई फ़लसफ़ी हैं, लेकिन उनकी तालीम जो है वो जदीद फ़लसफ़े में भी है, हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी। एक जो है कॉपलस्टन, उसकी किताब जो है बाकी ये है कि फ़लसफ़े के हिस्ट्री पे जैसे अब स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी में मज़मून आपको मिल जाएगा। लेकिन जो एक किताब है वो जदीद जो है वो कैनी की है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये मुफ्त मौजूद है। ये 4 वॉल्यूम में है, न्यू हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। यूनानी फ़लसफ़े में पहला जुज़ है, और दूसरा जो है मेरा ख़्याल है कुरून वस्ता पे है, और तीसरा जो है वो फिर तीसरा और चौथा जो है मेरा ख़्याल है जदीद फ़लसफ़े में। तो ये 3 वॉल्यूम है एंथोनी कैनी। और
न्यू हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, और एक पुरानी है कॉपलस्टन की, वो भी अच्छी है, फेडरिक कॉपलस्टन, ये 9 जिल्दों में है। इन दोनों के बारे में यह है कि इनकी तालीम जो है, ये ईसाई थे दोनों, तो इनको यानी अरस्तू भी, यानी ख़ास तौर पे ये कैथोलिक हैं इन दोनों, तो इनको अरस्तू भी अच्छा आता है, और फिर कुरून वस्ता का फ़लसफ़े पे भी इनकी महारत है, और जदीद फ़लसफ़े पे भी दोनों की अच्छी नज़र है। ये 2 किताबें जो हैं, और ये किताबें ना भी मिलें तो ये मतलब इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी और स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी ये काफ़ी है हमारे लिए फ़िलहाल। और इसके जैसे जैसे हम चलेंगे तो मुतय्यन चीज़ों के बारे में आपको हवाले भी देता चलेगा। ठीक है, फिर वापस चलते हैं इंशाअल्लाह। अब ये जो हज़रत कह रहे हैं पहला फ़लसफ़ी जो है सुकरात ने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया है, तो उसका ज़माना तो लग रहा है सही दिया है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 400 साल पहले गुज़रा है। तो उसने ये लक़ब जो है फ़िरक़े सोफिस्ताइया जो सोफिस्ट, फ़िरका तो नहीं कहना चाहिए ये स्कूल है, यानी एक फ़लसफ़ियों की जमात है। और जो सुकरात ने उनकी मुखालफत, सुकरात के ज़माने ही में ये लोग थे और उसके बाद भी, और इनका और सुकरात के जो स्कूल हैं वो मुख्तलिफ स्कूल हैं, तो ये फ़लसफ़े के दोनों स्कूल हैं। तो इंशाल्लाह अगली बार ये आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ कि इस पर तहकीक करें कि पहला फ़लसफ़ी कौन था। तो इसमें आप तहकीक इस तरह कर सकते हैं कि कोई भाई जो है अरबी सोर्सेज में देख लें, और दूसरे हजरात जो हैं उर्दू और अंग्रेज़ी सोर्सेज में देख लें। तो मसलन एक मज़मून मैं आपको उसका हवाला दे देता हूँ, वो जो मैंने देखा है वो अगर पढ़ना चाहें तो। और तो ये एक मज़मून जो है मेरी नज़र से मैंने ये मज़मून का, इस मज़मून का उन्वान है हु वॉज द फर्स्ट फ़िलासफ़र, पहला फ़लसफ़ी कौन था, और हाउ मैनी फ़िलासफ़र्स डज़ इट टेक, यानी एक था या एक से ज़्यादा थे। तो ये मज़मून है, ये एक रिसाला है, इसका नाम है थिंक। यहाँ इसका एब्स्ट्रैक्ट ही है, पूरा मज़मून नहीं मौजूद, लेकिन ये कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, मुझे जो है मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको आपके लिए हासिल करना कोशिश करूँगा। द फर्स्ट फ़िलासफ़र इज़ यूजुअली सेड टू बी हैव बीन थालीस, ये मेरा भी यही ख्याल था, थालीस। उमूमन जो हम लोग थालीस जो है ये प्री सोक्रेटिक में पहला फ़लसफ़ी था जिसको Raymond Gus has recently suggested that it was not Thales but Oedipus, on the ground that it takes 2 for philosophy to exist. तो उसके ख्याल में मतलब एक आदमी जो है उससे फ़लसफ़ी नहीं बन सकता। Zizek on the other hand suggested that it takes 1, in which case the first philosopher may well have been Thales. Here I argue, और ये कह रहा है कि मैं अपने मज़मून it takes 3, ये कहता है 3 फ़लसफ़ी जो हैं हों तब कोई फ़लसफ़ा वजूद में आ सकता है। तो and that the first philosopher was not the first to have vision and not the first to answer a riddle but the first to hear 2 sides of a question. तो ये मतलब उस पर एक पूरी बहस खड़ी कर रहा है, लेकिन यह कि थालीस उमूमन जो है जो समझा जाता है कि पहला फ़लसफ़ी है वो थालीस है। तो अगली बार इंशाल्लाह थोड़ा थालीस के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सुकरात के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि ये सोफिस्ताई कौन है। तो उसमें हम अपनी अरबी इस्लामी सोर्सेस से भी देखेंगे और जदीद सोर्सेस से भी देखेंगे इंशाल्लाह कि सोफिस्ताई कौन है। तो ये फ़लसफ़ी थे सोफिस्ताई, ये फ़लसफ़ियों के मुकाबिल थे, यानी सुकरात इनको फ़लसफ़ी नहीं समझता था या अफलातून नहीं समझता था, और देखेंगे किस वजह से इनको फ़लसफ़ी नहीं समझता था। तो ये इंशाल्लाह अगली बार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।